नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और खबर नोएडा से है, जहां पर जहरीली हवा में हल्का सा सुधार देखने को मिला है। नोएडा में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बता दें कि 400 से कम हुआ है AQI लेवल। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जहरीली हवा में हल्का सा सुधार देखने को मिल रहा है। 400 से कम हुआ है नोएडा और ग्रेटर नोएडा का AQI लेवल। और नोएडा के सेक्टर 62 में AQI जो है वो 303 है। नोएडा के सेक्टर 116 में AQI 372 है। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 125 में AQI लेवल जो है वो 357 पहुंचा है। और ऐसे में नोएडा के सेक्टर 1 में AQI जो है वो 358 पहुंच चुका है। ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 का AQI 289 पहुंचा हुआ है। और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 का AQI 357 पहुंचा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नोएडा में जो AQI लेवल है वो 400 से कम हुआ है। और ऐसे में जहरीली हवा में हल्की सी सुधार देखने को मिल रही है। हालांकि प्रदूषण का स्तर अभी भी बरकरार है। लोगों को मास्क पहनने की अपील की जा रही है। सांस लेने में और आंखों में लोगों को जलन हो रही है। और ऐसे में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जहरीली हवा में हल्का सा सुधार महसूस किया जा रहा है, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 400 से कम हुआ है AQI लेवल। और ऐसे में NCR में जहरीली हवा में हल्का सा सुधार देखने को मिल रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जहरीली हवा में हल्का सा सुधार हुआ है। 400 से कम हुआ है नोएडा और ग्रेटर नोएडा का AQI लेवल। और नोएडा के सेक्टर 62 में आज का जो AQI लेवल है वो 303 है। नोएडा के सेक्टर 116 में AQI 372 है। नोएडा के सेक्टर 125 में AQI 397 है। नोएडा के सेक्टर 1 में AQI लेवल जो है वो 358 है। ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क का AQI 289 है। ऐसे में जो आज ग्रेटर नोएडा के हालात हैं वो थोड़े से सुधरे हुए हैं। NCR में जहरीली हवा में थोड़ी सी सुधार देखने को मिल रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से अब मैदानी इलाकों में सर्दी का प्रकोप भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में इन दिनों सुबह और शाम के समय कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सर्दी बढ़ने के साथ कई बड़े शहरों में हवा में प्रदूषण का कहर भी जारी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लगातार हवा जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। और ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में आज यानी कि 26 नवंबर को प्रदेश के दोनों संभागों में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह शाम कोहरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रदूषण स्तर की अगर बात की जाए तो NCR में जो जहरीली हवा में AQI का लेवल 400 से थोड़ा कम हुआ है। और ऐसे में हवा में हल्का सुधार कहा जा सकता है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरबाज जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हालात हैं इस समय के। NCR में जहरीली हवा में हल्का सा सुधार हुआ है। और ऐसे में इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अरबाज जुड़ चुके हैं हमसे और उनसे जानते हैं क्या कुछ ताज़ा हालात है और क्या कुछ अपडेट है। अरबाज। बिल्कुल, देखिए नेता, मैं आज की बात करूं या कल की बात करूं तो सुबह से कल से ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम थोड़ा बदला है, ठंड की रूहानी हवाएं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है जो प्रदूषण से लोग परेशान थे, NCR के लोग, नोएडा के लोग, ग्रेटर नोएडा के लोग जो बेहद ज्यादा परेशान थे, कहीं ना कहीं उनको अब थोड़ी सी राहत मिली है। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी राहत उनको मिली है। तो कहीं ना कहीं बात करूं मैं आज के मौसम की और कल के मौसम की, तो कल भी धूप निकली थी और आज भी बहुत तेज धूप निकली हुई है। और सुबह के शाम और शाम के सुबह और शाम जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण के जो कण हैं जो हवा में फैल रहे थे और जहरीले कण बन रहे थे, लोगों के अंदर सांस के जरिए, सांस लेने के जरिए अंदर जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली। जी, ऐसे में सरकार ने कई एडवाइजरी जारी की है। डीजल वाली गाड़ियों को बंद किया गया है और यहाँ तक कि वर्क फ्रॉम होम भी किया गया है। तो क्या कुछ अपडेट है इस पर अरबाज? बिल्कुल, देखिए एडवाइजरी जारी करी गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो
गाड़ियां हैं जो दिल्ली से नोएडा आ रही है, नोएडा से दिल्ली जा रही है, क्योंकि दिल्ली का तो प्रदूषण बेहद ज्यादा श्रेणी में पहुंच चुका है। वहां पर धरना प्रदर्शन लगातार चल भी रहा है। और यहाँ की बात करूं, नोएडा में जिस तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस है उसने एक प्लान बनाया हुआ है, लगातार उन पर कई हजार कैमरे सड़कों पर निगाह रख रहे हैं। जो गाड़ियां जो खराब हो चुकी हैं लेकिन फिर भी सड़कों पर उतर रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार उनको सीज कर रही है, उनका चालान करती नजर आ रही है। जी, ऐसे में जो लोग हैं जो सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले, उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अरबाज? लेकिन जो लोग सुबह रोजमर्रा की जिंदगी से अपने काम के लिए ऑफिस जाते हैं, या छोटे बच्चे हैं, या जो बुजुर्ग हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण में इस तरीके का सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं को हो रही थी। और डॉक्टरों का भी साफ तौर पर कहना था कि जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो लगातार अपने आप से डॉक्टर की सलाह लेते रहे, डॉक्टर को चेक कराते रहे। कहीं ना कहीं उनमें सबसे ज्यादा लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि अनिता मैं आपको बता दूं, ये प्रदूषण बेशक 2 दिन से थोड़ा कम है, लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर हम इस प्रदूषण में सांस लेते हैं तो लगभग 10 सिगरेटों का धुआं अपने अंदर लेते हैं। जी, ऐसे में क्या लग रहा है अरबाज की कब तक सुधार हो सकता है? लेकिन नोएडा प्राधिकरण की बात करूं या प्रदूषण विभाग की बात करूं, प्रदूषण विभाग ने या मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम अब लगातार बदलता रहेगा, तो जो प्रदूषण है उसका एक जो लेवल है वो कम होता रहेगा, नीचे डाउन होता रहेगा। वहीं प्रदूषण विभाग ने भी साफ तौर पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं कि जहां पर निर्माणाधीन जो कार्य चल रहे हैं, जो बिल्डिंगें बन रही हैं, उनको लगातार पर्दा ढककर काम किया जाए। जो रेत मट्टी डाला जाता है, डस्ट डाला जाता है, उस पर पानी करते रहे। वही नोएडा प्राधिकरण साफ तौर पर कार्रवाई भी करता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण ने कहा है कि 59 गाड़ियां, जो कि 59 गाड़ियां पानी का छिड़काव नोएडा में कर रही है। जी, नोएडा प्राधिकरण की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ कदम उठा रही है और क्या कुछ आगे भी कदम वो उठा सकती है इस चीजों को लेकर अरबाज? देखिए नोएडा प्राधिकरण लगातार नोएडा प्राधिकरण लगातार नोएडा में नोएडा वासियों के लिए कदम उठाता नजर आ रहा है। इसमें गन जो लगे हुए हैं उनको चालू करा दिए गए हैं, जो ऑटोमेटिक बारिश है उनको शुरू करवा दिया गया है। और लगातार वो प्रयास कर रहा था कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से जो 59 गाड़ियां जो कि पूरे नोएडा में कई किलोमीटर दूर तक रोजाना घूमती हैं और जो सड़कों पर पानी जो डालती हैं, जो पेड़ हैं, जो नोएडा में पेड़ हैं उन पर पानी डालते हैं, तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहा है, काम भी कर रहा है। चलिए अरबाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में 400 से कम हुआ है AQI लेवल, और ऐसे में एनसीआर में जहरीली हवा में हल्का सा सुधार देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है, सड़क हादसा हुआ है और 3 बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है और ओवरटेक के चक्कर में ये बड़ा हादसा हुआ है। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 12 घंटों के अंदर सड़क दुर्घटना की दूसरी बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें एक और युवक की जान चली गई है और अब तक 3 बाइक सवार युवक इन हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। घटना थाना गोंडा क्षेत्र के नयाबास गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार खैर की तरफ से गोंडा जा रहे युवक सुबह करीब 9 बजे ओवरटेक करने के दौरान एक तेज रफ्तार स्कूली बस से जोरदार टक्कर का शिकार हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक शादी का कार्ड बांटकर लौट रहा था और घटना के बाद स्कूली बस का चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। इससे नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क पर लंबा जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने भीड़ को समझाकर शांत करवाया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस फरार बस चालक की तलाश में जुटी हुई है और तेज रफ्तार और लापरवाही से हो रहे लगातार हादसों ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है, जबकि स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मृत अवस्था में लाए थे पुलिस वाले दोनों को, एक संदीप थे सन ऑफ मान सिंह और दूसरे शिवा सन ऑफ रवि शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से लाए थे? गोंडा से लाए थे। ये गोंडा में एक्सीडेंट हुआ था इनका, तो गोंडा से पुलिस लेके आई थी, होमगार्ड राम खिलाड़ी। कहाँ है बॉडी? रवि की बॉडी तो हमने मोर्चरी में रखवा दी है और संदीप के परिजन उसकी बॉडी ले गए हैं, उन्होंने मोर्चरी में रखने से। आपके लिए आए हैं? मृत अवस्था में लाए थे।
नोएडा में लंबे समय से इंतजार कर रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की टीम ने 2 दिनों तक विस्तृत निरीक्षण किया और जिसमें एयरपोर्ट की सभी सुरक्षा व्यवस्था मानकों पर खरा उतरी दिखी है। BCAS टीम और विस्तृत रिपोर्ट DGCA को सौंपी गई है। रिपोर्ट पर DGCA की मंजूरी मिलते ही एयरपोर्ट को एयरड्रोम लाइसेंस जारी किया गया है, जिसके बाद से हवाई संचालन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। निरीक्षण के दौरान टीम ने एयरपोर्ट की एंट्री, टैक्सी स्टैंड, सिक्योरिटी पॉइंट, लगेज स्कैनिंग, यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी आवश्यक मानकों की जांच की। साथ ही CISF की तैनाती, उनकी तैयारी और एयरपोर्ट पर लगे CCTV कैमरे की मॉनिटरिंग व्यवस्था की भी बारीकी से समीक्षा की गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल खुद करेंगे और उधर नवंबर से एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन की तैयारियों को गति दे दी गई है। पहली फ्लाइट के संचालन से पहले सभी विभागों में तेजी से अंतिम तैयारियां की जा रही है। क्षेत्र में एयरपोर्ट शुरू होने को लेकर उत्साह का माहौल है, जिससे उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न रीजन में हवाई कनेक्टिविटी को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। और आज जहां देश 75वां संविधान दिवस मना रहा है और ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को इस अमृत महोत्सव वर्ष पर, जो संविधान के 75 वर्ष यानी संविधान के निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुए थे, और आज संविधान दिवस की भी हृदय से बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जैसे कि आपने पूर्व के वक्ताओं को और जो एक शॉर्ट फिल्म यहां पर दिखाई गई है उसमें भी देखा है। भारत का संविधान 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव के उपरांत गठित एक संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उनकी अध्यक्षता में बनी हुई संविधान सभा ने जो अलग अलग समितियां बनाई थी, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इस संविधान को कितनी धाराओं में, कितने उपबंधों में कैसे संयोजित करना है, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और अब रुख करते हैं खबरों का। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है और ये रैली आजाद समाज पार्टी की तरफ से आयोजित की गई है। रैली में चंद्रशेखर आजाद भी शामिल होंगे, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आज आजाद समाज पार्टी की तरफ से आयोजन हुआ है और ऐसे में ये बड़ा आयोजन किया गया है। इस बड़ी रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रैली को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अनुमान है कि महारैली में बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिलेगी। पार्टी का दावा है कि हजारों लोग लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के संदेश को मजबूत करने के लिए एकजुट होंगे। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। GIC ग्राउंड और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पार्किंग व्यवस्था और मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक कंट्रोल की विशेष तैयारी की गई है, ताकि रैली में किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। महारैली के कारण शहर के कई हिस्सों में आज दिन भर हल्का ट्रैफिक दबाव देखने का संभव है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है। जिले के मंसूरपुर हाईवे पर खनन विभाग और RTO विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान टीम ने ओवरलोडिंग कर रहे ट्रकों पर शिकंजा कसते हुए कुल 10 ट्रकों का चालान काटा है और जांच में सभी ट्रक
ओवरलोड पाए गए हैं, जिसके बाद से विभाग ने भारी जुर्माना लगाया है। कार्रवाई के दौरान टीम ने सभी ट्रकों को मौके पर ही सीज कर दिया है और इसके बाद ट्रकों को पुलिस की सहायता से कब्जे में लेकर थाने भेज दिया गया है। पुलिस ने सभी 10 ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। संयुक्त अभियान से हाईवे पर हड़कंप मच गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ओवरलोडिंग के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जिससे सड़क सुरक्षा और राजस्व दोनों को नुकसान न पहुंचे। वायु प्रदूषण को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सोमवार को बोर्ड ने कुल 1.9 लाख रुपए का भारी जुर्माना ठोका है और 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर निरीक्षण किया गया। सेक्टर 136 में 2 जगहों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 3 और साइटों पर 30-30 हजार का जुर्माना हुआ है, जहां पर निर्माण कार्यों के दौरान मिट्टी खुले में पड़ी थी और निर्माण सामग्री ढक कर नहीं रखा गया था। वार्ड नवंबर महीने में अब तक 30 से अधिक स्थानों पर जुर्माना कर चुके हैं और इसके बाद से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। खबर यूपी के नोएडा से है। नोएडा में भारत उत्कर्ष महायज्ञ का समापन हुआ है और कथा सुनने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। महायज्ञ में देश भर के साधु संत शामिल हुए हैं। नोएडा में चल रहा भारत उत्कर्ष महायज्ञ का समापन हो चुका है और नोएडा महायज्ञ में कथा सुनने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। महायज्ञ में पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने देश के विकास और समृद्धि के लिए 140 करोड़ की आहुति दी है। महायज्ञ के अंतिम दिन भी श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। देश भर के साधु संत इस महायज्ञ में शामिल हुए। विधि विधान से ये महायज्ञ संपन्न हुआ और आस्था के अनुसार लोग यज्ञ स्थल की पूरी तरह से परिक्रमा कर रहे हैं और सनातन धर्म को समर्पित है। ये भगवान श्री राम की कथा और महायज्ञ में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और ऐसे में राज्य को इस संस्कृति को देखकर लोग काफी आनंदित हो रहे हैं। आज भारत उत्कर्ष महायज्ञ का आखिरी दिन था। ये 10 दिन चला यज्ञ है। इस यज्ञ का उद्देश्य, जैसा इसके नाम में है विदित, कि भारत के उत्कर्ष के लिए, अपने देश की उत्थान के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया और ये यज्ञ किया। इसमें इस यज्ञ के लिए 108 कुंड बनाए गए थे और ऐसा हम लोगों का अनुमान है 140 करोड़ आहुतियाँ इसमें डाली गई हैं और लगभग 7-8 लाख लोग इस 10 दिनों में इस यज्ञ परिसर में आकर के यज्ञ का उन्होंने लाभ उठाया है, इसमें एक तरह से भाग लिया है। कि मेरी तरफ से बहुत आभार कि ये कार्यक्रम संस्थान ने बड़ी भव्यता और दिव्यता और शुचिता के साथ, पूरी नियम पद्धति प्रणाली के साथ पूरे विश्व भर से लोगों को बुलाया गया। अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न जाने कितने यूरोपियन यहाँ आकर के जमे रहे, बसे रहे और खूब यज्ञ किया। तो ये इतनी भव्यता, इतनी दिव्यता, इतनी सक्षुणता, इतनी अक्षुणता, ये सब बहुत अपने आप में अलौकिक था। पूरे देश के हर प्रदेश की झांकी, हर प्रदेश का नृत्य, हर प्रदेश का लोक नृत्य, हर प्रदेश की खुशबू, हर प्रदेश की रंगत, हर प्रदेश की रहनी, हर प्रदेश की सुगंध जिस प्रकार से यहाँ देखने को मिली, हर उस भारतीय को नमन किया गया, हर महापुरुष को नमन किया गया जिसका इस भारतवर्ष के, इस भारत को, इस राष्ट्र के निर्माण में जिनका योगदान है। बिल्कुल, ये न सिर्फ आज का दिन हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आज ही के दिन राम मंदिर पर ध्वजारोहण हो रहा है और उसके साथ ही आज हमारे यहाँ भारत उत्कर्ष महायज्ञ जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 3 नए मेट्रो रूटों के लिए डिटेल डिजाइन सर्वे की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। एनएमआरसी के सामने 3 एजेंसियों ने अपना प्रस्तुतीकरण दिया है और इन रूटों में ग्रेटर नोएडा डिपो, बोड़ा की सेक्टर 142 और बोटेनिकल गार्डन और ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो रूट शामिल है। और अब जो है वो एनएमआरसी जल्द ही फाइनेंसिंग बीट खोलकर और नए चयनित एजेंसियां मेट्रो स्टेशन और ट्रैक और अन्य डिजाइन तैयार करेगी और इसके साथ ही नोएडा वासियों को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सहारनपुर में मंडल आयुक्त के जिले में औचक निरीक्षण हुआ। कमिश्नर डॉक्टर रुपेश कुमार के दौरे से इलाके में हड़कंप मच गया। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बूथों का ये निरीक्षण किया गया है और ऐसे में डीएम, एडीएम, एसडीएम सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। एसआईआर को लेकर बीएलओ से जानकारी लेते हुए नजर आए हैं आयुक्त और सभी बीएलओ को आयुक्त और साथ ही डीएम को भी निर्देश दिया गया है। एसआईआर फॉर्म को लेकर जिले में 30% कार्य हो चुके हैं और फॉर्म जमा करने की जो
आखिरी तारीख है वो 4 दिसंबर बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये समरी इंटेंसिव रिवीजन है, उसे की हम समीक्षा के लिए यहाँ पे आए थे, किस तरह से कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ BLOs का हमने रजिस्टर भी देखा, किस तरह से फॉर्म्स वगैरह इनके पास वापस आए हैं। इनके यहाँ करीब 800 फॉर्म्स आ चुके हैं, जिसमें 600 की फीडिंग हो चुकी है। अच्छी प्रगति है। हमने इनको निर्देश दिए हैं कि इसमें कमियां ना रहें, रजिस्टर में प्रॉपर जो डिटेल्स है मेंटेन करें, जिससे कि आगे कभी ऑब्जेक्शंस आएंगे उसको जवाब देने में इनको सुविधा रहेगी। और अब बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ा हुआ बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि NIA को बड़ी कार्रवाई मिली है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ मामला है। NIA को मिली बड़ी सफलता। डॉक्टर उमर का मददगार शोएब गिरफ्तार हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि NIA ने मददगार शोएब को गिरफ्तार किया है। शोएब ने आतंकी उमर को बना दी थी और ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट मामले में 7वां आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी, दिल्ली ब्लास्ट में NIA को मिली बड़ी सफलता। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास बम धमाके मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। NIA ने सुसाइड अटैकर उमर नबी के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी पहचान शोएब के तौर पर की गई है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बता दें कि दिल्ली कार बम ब्लास्ट ने पुलिस के साथ अन्य जांच और खुफिया एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक पोस्टर की छानबीन की और इसके बाद से ये मामला सामने आया और अब NIA को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऐसे में शोएब ने आतंकी उमर को शरण दी थी। बड़ी जानकारी, दिल्ली ब्लास्ट मामले में 7वां आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद में कई लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए थे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार।